तो बस चलो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन से ये अचीव कर सकता है। इट कैन अचीव फ्रॉम एनी डायरेक्शन, यानी इसको आप आगे से लो पीछे लो, एनी सिस्टम कहीं किसी पॉइंट से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो अचीव कर लेगा। आपको इसका एग्जांपल ऐसे समझाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका नेचर होता है स्टेबल टाइप का। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका नेचर कैसा होता है? स्टेबल टाइप का। स्टेबल मतलब इस तरह से, इसका आपको एक एनालॉजी में ड्रॉ किया था। अब यहाँ देख, अगर मान लो कि तुम बॉल को यहाँ रख, तुम बॉल को अगर मान लेते हैं यहाँ रखना चाहता है, कुछ लोग बोलेगा नहीं बॉल को हम यहाँ रखेंगे, कुछ लोग बॉल को लेकर बोलेगा हम यहाँ रखेंगे। तो अल्टीमेटली सारे केसेस में बॉल आगे कहाँ रुकेगा? तो सारे केसेस में बॉल जो आपका जो स्टॉप करने वाला है वो यहाँ पे स्टॉप करने वाला है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो सिस्टम को, सिस्टम आके उसी पॉइंट को अक्वायर करेगा, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको बोलते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उसको कहीं से भी तुम स्टार्ट करोगे ना, वो अल्टीमेटली वहीं पे आकर स्टॉप करेगा। यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी जो अपना के है, यानी जो मैथमेटिकल रेशियो है, उसी रेशियो पे आके वो रुकेगा। ठीक है। इसको आप लास्ट क्लास हम सीखे भी थे, उसको मैं दिखाता हूँ कहाँ आप सीखे थे, तो ध्यान देना। यहाँ देखो, आपके पास में तीन सिस्टम लिया था, आपके पास में तीन सिस्टम लिया था। पहले सिस्टम में क्या था? प्योरली क्या था? प्योर लिक्विड था ऑफ 100 पार्टिकल। सेकंड में क्या था? 500 गैस था, 500 लिक्विड था पार्टिकल्स का नंबर पे। और थर्ड केस में क्या था? सारा सारा गैस था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वेसल क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। सारा वेसल क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यार सारे सिस्टम में अल्टीमेटली जो एक जो कॉमन स्टेट अचीव करेगा, तो देखो देखो ध्यान ना, तो सारे में देखना कि पानी और गैस का लेवल सब में सेम रहेगा। ठीक है। ये लॉजिकली बोल सकते हैं ना। अगर मान लेते देख लिया आप, जैसे मान लेते बहुत सिंपल तरीके से वो समझा सकते हैं कि आप 1 लीटर गर्म पानी ले, आप 1 लीटर ठंडा पानी लो। लीटर छोड़ो, आप आ जाओ वेट पे आ जाओ। 1 केजी गर्म पानी लो, 1 केजी ठंडा पानी लो, और 1 केजी वेपर लो। ठीक है। अब सारे को डायरेक्टली डाल दो फ्रिज में जिसका टेम्परेचर 0 से कम है। ठीक है, मान लेते हैं -1 है, -2 है, ऐसे कुछ है। तो यार 1 केजी पानी लेगा, 1 केजी आप गर्म पानी लो, ठंडा पानी लो, टेम्परेचर तो कुछ भी अलग अलग करोगे, और 1 केजी आप गैस ले लो, वाटर वेपर ले लो। ठीक है। अगर सबको -1 में पहुंचा देंगे तो सब में देखो आइस का अमाउंट सब में सेम बनेगा। आइस का मतलब में सेम बनेगा, यानी एक कॉमन टेम्परेचर पे तुम कहीं से भी स्टार्ट करोगे, सिस्टम वही उसी पॉइंट को अचीव कर रहा है, सिस्टम उसी पॉइंट को अचीव कर रहा है। हाँ, उस पॉइंट को अचीव करने में जो टाइम लगने वाला है, वो टाइम डिफरेंट हो सकता है, वो टाइम डिफरेंट हो सकता है। ठीक। तो वही यहाँ समझाया हुआ है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है उसको आप अचीव किसी भी डायरेक्शन से आप कर सकते हो। ठीक है। बट टाइम रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। ठीक है। जैसे मान लो कि वाटर वेपर से तुम स्टार्ट करेगा तो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि इट कैन अचीव इन क्लोज कंटेनर, यानी कभी भी ओपन कंटेनर में आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। क्योंकि ओपन में क्या होगा ना, ओपन में कर दोगे तो मान लो कि तुम पानी को ओपन में डाल देगा, तो पानी में ओपन डाल देगा तो सारा का सारा वेपर कहाँ चला जाएगा? एटमोसफेयर में चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एटमोसफेयर से पानी खत्म होता है तो क्या होगा, पानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा सिस्टम से। ठीक है। तो कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, क्योंकि आपका सिस्टम से पार्टिकल बाहर निकल गया ना। जब पार्टिकल बाहर निकल गया तो वापस आने का सवाल ही नहीं आता है, वापस आने का सवाल ही नहीं आता उसका। ठीक है। प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए आपको टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ भी होगा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर को वैरी करते जाओगे तो इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। मतलब अगर टेम्परेचर को चेंज करते जाओ, मतलब टेम्परेचर बोलेगा इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब इसको फिक्स नहीं किया है, इंक्रीज करते चला जा रहा है। ठीक है। टेम्परेचर वेरिएबल हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आपका जो क्यू होता है, क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो क्यू होता है वेरिएबल, तो हम लोग जानते हैं क्यू इज ए वेरिएबल, क्यू एक वेरिएबल होता है। और आपका जो के होता है, के होता है क्या होता है? के होता है कांस्टेंट। और क्यू क्यू जो होता है, क्यू इक्वल टू के होता है।
क्यू एट, तो क्यू का वैल्यू ही क्या होता है एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट का, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था अपने पास। ठीक है, अब ध्यान देना इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होता है। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो ब्लर्ड है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में टॉपिक क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड, यानी इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड कब, व्हेन व्हेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इज लिविंग। जैसे मैं यहाँ पे इसको मुझे लिख रहा हूँ, लिखा क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम कब अचीव नहीं होता है, तो ध्यान देना इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, यानी किस कब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, नॉट और नेवर अचीव्ड। तो ये कब अचीव नहीं होगा, चलो तो व्हेन कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो कंपोनेंट है, व्हेन कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज लिविंग फ्रॉम सिस्टम, इज लिविंग फ्रॉम सिस्टम। जब सिस्टम से लीव करेगा तो उस टाइम ऐसा नहीं होगा। अब सिस्टम से कब लीव करेगा भाई, तो इसका दो केस हो सकता है। इसका दो केस क्या क्या होगी देख लेता हूँ। तो सिस्टम एक होता है जब आपका जब आपका वे, जब आपका वेसल ओपन हो, तो ध्यान देना उसी उसी के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी के अंदर उसी इसी पॉइंट के अंदर हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि व्हेन या एटलीस्ट वन कंपोनेंट at least one component is gas and vessel is open। देखो सिस्टम से लीव कब करेगा जी, जब वेसल ओपन होगा। लेकिन अगर वेसल ओपन भी होगा और आपका सिस्टम में कोई गैस नहीं है तो सिस्टम से कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि हम नमक घोल रहे हैं, पानी पानी में नमक घोल रहा है, तो नमक पानी में घुल रहा है, तो नमक और पानी में कोई भी गैस में कन्वर्ट होता है क्या, नहीं। ठीक है, जनरली अगर मान लेते हैं कि वाटर का वेपराइजेशन बहुत स्लो हो रहा है, तो उस मोमेंट के लिए हम बोल सकते हैं ना कि नमक पानी ओपन, अगर तुम ग्लास में घोल रहे हो तब भी क्या हो, कोई बाहर नहीं जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेते हो आप लोग, एक सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेते हो। तो ओपन ओपन जो ओपन वेसल का जो बात कर रहे हैं वो कब वैलिड होता है, जब आपके सिस्टम में कम से कम एक गैस होना चाहिए। गैस होगा तभी क्या होगा, गैस बाहर चला जाएगा, गैस क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो व्हेन कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम, ये कब हो सकता है, जब एटलीस्ट वन कंपोनेंट इज गैस एंड वेसल इज ओपन। ठीक, इस केस में आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इसका इसका सिंपल एग्जांपल है, आपका जैसे मान लो कि लाइमस्टोन का आप ब्रेक करते हो, लाइमस्टोन क्या होता है, सॉलिड होता है। अब जब ब्रेक करते हैं तो इसमें टूटेगा क्या, इसमें कितना टूटेगा, सीओ में CO2 में टूटता है। तो सीओ तो क्या होता है, सॉलिड होता है, और CO2 क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, CO2 गैस होता है। लाइमस्टोन का आपका ब्रेकेज है। अब ध्यान देना आप लोग कभी अगर आप लोग अभी विलेज में अगर गए होगे, अपने गांव साइड अगर घूमने गए होगे, ठीक है, मतलब सिटी को छोड़ के जब गांव की तरफ मूव करते हैं, तो कभी क्या आप लोग देखे होगे ब्रिक बनाने का फैक्ट्री होता है, ब्रिक बनाने का फैक्ट्री होता है। तो उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली इस तरह का चिमनी होता है, ठीक है, वर्टिकल बहुत बड़ा बड़ा चिमनी आप लोग देखे होगे, ठीक है। और यहाँ यहाँ से क्या होता है, आप लोग इसमें ब्रिक ब्रिक डालते हो और यहाँ से इसको गर्म करते थे, यहाँ से आपका गैस ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो ऐसा कोई चिमनी होता है। तो लाइम स्टोन जो होता है ना, तो लाइम किल्न भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइम को ब्रेक करने का जो किल्न होता है ना, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, जहाँ पे चूना पत्थर को हम ब्रेक करते हैं, लाइम स्टोन को ब्रेक करते हैं, वो भी कुछ इस टाइप का होता है। तो यानी आप क्या करोगे, आप CaCO को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा, CO बनेगा, N प्लस CO2 बनेगा। और CO2 बनेगा वो क्या होगा, वो इस किल्न से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या ओपन है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लाइम किल में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ क्या, लाइम किल में इज इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, इज इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, तो बोलोगे नो।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइम किल क्या हो, ओपन ओपन वेसल है, और आपके सिस्टम में एक कंपोनेंट क्या है, गैस है। ठीक है, तो इज इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, तो अब आपका आंसर होगा नो। तो बोलोगे नो, क्यों? तो आपके पास एक गैस है सिस्टम में, और आपका वेसल क्या है, ओपन है। आपका वेसल क्या है, ओपन है। ठीक है, तो अगर बोलेंगे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को ब्रेक करने में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, तो आपका वेसल क्या होना चाहिए, क्लोज। आपका वेसल क्या होना चाहिए, क्लोज। तो अगर अगर मान लेते हैं कोई क्लोज वेसल है, उसमें आप लाइमस्टोन को हीट कर रहे हो, तो उस केस में इसमें एक इक्विलिब्रियम होगा, इन इसमें बैकवर्ड भी कंबाइन करना स्टार्ट करेगा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना, उसको हम ऐसा दिखाते हैं, एक एक एरो फॉरवर्ड और एक एरो बैकवर्ड, ये सिंबल होता है इक्विलिब्रियम का, यानी रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। ठीक है, इस सिंबल से हम लोग इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सिंपली क्या देखते हो, आप लोग सिंगल एरो देखते थे, जब भी रिएक्शन के साथ होता था तो आप लोग सिंगल एरो देते थे 10th क्लास में। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें दोनों साइड दिखाएंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो लाइम किल में नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी क्लोज वेसल में अगर करते हो, लाइमस्टोन को तोड़ते हो, तो आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो क्लोज वेसल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कब? जब आपके सिस्टम में एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं क्लोज करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो सिस्टम से जो CO2 है, जो जिसको बैकवर्ड आना था, वो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगा, वो आगे आगे की तरफ मूव करते चला जाएगा। अगर CO2 बाहर निकलते चले जाओगे, तो सिस्टम क्या होगा, बाहर की तरफ यानी फॉरवर्ड की तरफ मूव करते चला जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अब इसी में ध्यान देना। तो अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे अभी, कि इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल नहीं है, तो आपको पहला केस बता दिए। ठीक है, कि आपके पास अगर गैस होगा, कम एक गैस होगा आपके सिस्टम में और वेसल ओपन होगा, इसमें एक और क्या ले सकते हैं, तो ध्यान देना, वो भी बताते हैं आपको। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए क्लास 10 में पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े हुए। ठीक है, तो ये यहाँ समझाया हुआ है। तो यहाँ नोट्स में भी देखोगे, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि व्हेन कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन इज लिविंग, उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एट लीस्ट वन कंपोनेंट इज गैस एंड वेसल इज ओपन, इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड। एग्जांपल दिया हुआ है CSA3 इन लाइम किल, तो लाइम किल ओपन वेसल होता है, तो वहां पे एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगला क्या है, व्हेन पीपीटी इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हुए कुछ रिएक्शन का पीपीटी पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तो ये आप समझा हुआ है। तो एक और इसमें होगा व्हेन पीपीटी इज फॉर्म्ड, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि इसका मतलब समझो क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि डालते हैं हम लोग BaCl2 को जब ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट में, दोनों के एक्वा सॉल्यूशन में, तो आपके पास पीपीटी बनता है। आपके पास पीपीटी बनता है किसका, बैरियम सल्फेट का, तो ये पीपीटी बन जाता है। पीपीटी बनने का मतलब क्या होता है ना, पीपीटी बनने का मतलब समझ लो आप लोग पहले। मानो कि तुम्हारे सिस्टम में तुम किसी को घोल रहे हो पानी में, तो पानी में से घुला हुआ है, और पीपीटी जो है वो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। पीपीटी जो है वो नीचे बैठ जाता है, मान लेते हैं। तो पीपीटी नीचे बैठने मतलब क्या है, आपका सिस्टम एक्वस है, आपका सिस्टम का स्टेट एक्वस है, और जो पीपीटी है, जो पीपीटी बना है, वो नीचे आकर बैठ गया। नीचे आकर बैठने मतलब क्या, उस एक्वस से बाहर निकल गया। आपका सिस्टम एक्वस फेज में है, जो पीपीटी है एक्वस से बाहर निकल चुका है। ठीक है, एक्वस फेज से बाहर निकलने मतलब उस सिस्टम को लीव कर चुका है, उस सिस्टम को लीव कर चुका है। तो पीपीटी भी बनना का मतलब क्या होता है, कि आपके सिस्टम से वो लीव कर चुका है, यानी वापस वो पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो जब भी कभी भी पीपीटी फॉर्म करेगा, उसमें भी बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी वो भी सिस्टम से बाहर निकल चुका है। तो उस टाइप का रिएक्शन भी कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। तो ध्यान देना कि जब भी पीपीटी बनेगा, जैसे एग्जाम्पल दे बैरियम सल्फेट बन रहा है, या मान लें कभी तरह बन गया AgCl, AgBr, ये सब क्या होता है, पीपीटी होता है। AgI, ये सारा का सारा कहने की पीपीटी है। तो कभी कभी भी अगर ये सब फॉर्म करता हुआ दिखेगा आपको ना, उस रिएक्शन को कभी बोलो, कहीं बोलना है कि इसमें इक्विलिब्रियम अचीव
नहीं पॉसिबल। इससे IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ इस टॉपिक से, बहुत लोग क्या होता है इसमें मिस कर जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। तो जनरली क्या होता है, गैस और ओपन वेसल तो बहुत कॉमन चीज है, तो उसमें बहुत लोग आंसर कर देते हैं। ये PPT वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से गौर करना कि PPT अगर बनता हो दिखे तो PPT कैसे पता करेगा उसका, तो उस क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। जो क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया रहेगा उसमें स्टेट नहीं दिया रहेगा। तो सिंपल सी चीज है कि कुछ एग्जाम्पल हिंट दे देना आपके सामने, जैसे बैरियम सल्फेट PPT होता है। ठीक है, बैरियम सल्फेट क्या होगा, PPT होगा। एजी का हाइलाइट्स एफ छोड़ के, AgF छोड़ के AgCl AgBr AgI का PPT होता है। और जैसे हम आगे मूव करेंगे, PPT कौन कौन होता है आपके सामने लिस्ट को हम ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर कोई भी PPT अगर रिएक्शन फॉर्म करता हुआ दिखे तो आप बोलना कि आपका इसमें इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। तो ये हो गया कि इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके। चलो तो हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं, इससे आगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास नोट्स में समझाया क्या हुआ है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको एक एग्जांपल लेकर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल ABCD आपको दिख रहा होगा। तो कैपिटल ABCD क्या है, रिएक्टेंट है, और CD क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसके पास कोफिशिएंट लगा हो, ये बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट है। तो स्मॉल ABCD क्या है, उसका कोफिशिएंट है। जैसे मान लेते हैं ना कि 2A, तो यहाँ पे जो 2 है स्मॉल A 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो AB रिएक्टेंट है, CD प्रोडक्ट है, और जो स्मॉल ABCD है वो उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है, रिएक्शन का कोफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन का। ये सोच सकता है। ठीक, इस अब देखोगे यहाँ प्रोसेस में आपको दिखाया हुआ है कि इसको बोला गया फॉरवर्ड, इसको बोला गया फॉरवर्ड प्रोसेस, इसको बोला गया है बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और उसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब जो यहाँ पे A और B है, तो A और B को कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं R मतलब रिएक्टेंट, और C और D को हम बोल दिए हैं प्रोडक्ट, P बोल दिए। इसको हम सिंपल वे में लिख रहे हैं, R गिव्स P, यानी R से P बनेगा और P से वापस R बन सकता है। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको दो टाइप पॉसिबल है, उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो कुछ इक्विलिब्रियम को बोला गया होमोजीनियस, क्या बोला गया है, होमोजीनियस, और कुछ को बोला गया है हेट्रोजीनियस, यानी आपके का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो R और P के फेज, ठीक है फेज, ठीक है फेज का मतलब पापा हो ना, लिक्विड एक फेज होता है, गैस एक फेज होता है। ठीक है, लिक्विड एक फेज होगा, गैस एक फेज होता है, सॉलिड एक फेज होता है। तो फेज का सिंपल मतलब ये आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये बोला गया कि जब भी आर और पी का इन पूरे सिस्टम का जब फेज सेम होगा, सेम फेज होगा, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में सबका फेज सेम होना चाहिए, सारा सारा गैस होना चाहिए, या सारा सारा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, सारा सारा क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो अगर सारे का फेज सेम